हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम लोग गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हल करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर संख्याएं दिए गए हैं 140, 156, 3825, 5005 और 7429। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ 140 का गुणनखंड निकालेंगे, और 140 का गुणनखंड निकालने के लिए हमें 140 को सबसे पहले जो छोटी संख्या जिससे ये विभाज्य होने वाला होता है उससे विभाज्य करते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग 2 से विभाज्य करेंगे, और 2 से विभाज्य करेंगे तो ये हो जाएगा 70, 70 दूना होता है 140। उसके बाद इसको फिर हम 2 से विभाज्य करेंगे और ये हो जाएगा 35, और ये 35 जो है 5 के पहाड़ा में आता है और ये होता है 5 सत्ते 35। फिर हम लोग इसको 7 से विभाजित कर देंगे, 7 एकम 7 यहाँ पर चला आएगा। तो यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा है कि जो संख्या दिया गया है इन संख्याओं को आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो हमने जो यहाँ गुणनखंड किए हैं तो हमें कौन सी संख्या से ये विभाज्य हो सकती है, इसके विभाज्यता का नियम हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि विभाज्यता के नियम को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, कुछ विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले 2 से विभाज्यता के नियम हम लोग देखेंगे कि 2 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिसके इकाई अंक के स्थान पर सम संख्या हो, या जितने भी सम संख्याएं हैं ये संख्याएं क्या हो जाती हैं, सम संख्या है। ये संख्या 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, 3 से विभाज्यता के नियम, संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग ना, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। देख लेते हैं, जैसे कि 111, 1 2 3, इसके तीनों का जो कितना हुआ, 3 हुआ ना। तो 111 जो है, 111 ये आपका 3 से विभाजित होगा। तो 3 तिहाई 9, और इसको घटाइएगा 2 1 3 सत्ते 21, यहाँ विभाज्य हो रहा है ना। ये विभाज्यता के नियम देखते हैं। 4 से विभाज्यता के नियम कहता क्या है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक के, कोई संख्या जैसे कि है यहाँ पर कोई संख्या है और इधर से 2 अंकों के स्थान पर 2 अंकों पर 2 लगातार 0 हो तो ये संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, आ रहा है समझ में। और दूसरा कहता है कि 5 से विभाज्यता के नियम में कहता है कि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक पर 0 हो ये 5 से विभाजित हो जाए, 0 या 5 होना चाहिए। तो जैसे कि 5 इकाई अंक के स्थान पर 5 है, 10 इकाई अंक के स्थान पर 0, 15। देखिए यहाँ 5 0 5 आ रहा है ना, तो इकाई अंक के स्थान पर आपका 5 0 होना चाहिए, दोनों को 5 से 1। और 6 के विभाज्यता की संख्या नियम कहता क्या है कि कोई सम संख्या जो 3 से विभाज्य हो, जो 3 से विभाज्य हो। अब देखिए यहाँ पर कहता क्या है कि कोई सम संख्या 3 से विभाज्य हो। तो अब जैसे कि यहाँ पर 12 1 और 2 3 है, तो 3 है तो ये 6 से विभाज्य होगी, 6 दूना 12। ठीक है, तो हम लोग लगभग में समझ लिए विभाज्यता के नियम कि कोई संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से कैसे विभाजित होगी, बस इतना ही। और उससे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं तो आपको थोड़े से मतलब टेबल पढ़ा याद होना चाहिए। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। पहले का आंसर किस तरह से लिखेंगे,
अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन है इसको देखेंगे। तो दूसरा में है 156 और 156 का हम लोगों को क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या है तो सबसे पहले 2 से आपका विभाजित होगा ही। तो 156 को आप क्या कर सकते हैं, 156 को नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसको भाग कर लीजिएगा 2 से, और जो भागफल आएगा उसको लिखिएगा। 2 सते 14 होता है और 1 16, 2 अट्ठे 16 होता है, और शेष पर यहाँ पर हर हाल में आपका 0 होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लिखिएगा, कितना 78 आया ना, 78 लिखिएगा। और उसके बाद फिर से इसको 2 से विभाजित कीजिएगा, 2 से, 2 3 6 और 2 9 18, 39 आया। अब ये 39 3 से विभाजित होगा ना, 3 9 और 3 12, 12 हुआ ना, 3 9 12, तो 1 और 2 3 होता है, तो 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, 13 तो अभाज्य संख्या है, तो इसको 13 से ही विभाजित कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखिएगा, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का हुआ और ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का हुआ। तो अब इसमें इसको हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यहाँ 13 होना चाहिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को देखा है। अब अगले क्वेश्चन जो है इसका थर्ड नंबर जो है इसको देखते हैं। 3 8 2 5, ये है ना। तो हम लोग 3 8 2 5 का क्या करते हैं, पहले गुणनखंड निकालते हैं। तब यहाँ पर 5 दिया गया है तो यह तो 5 से ही विभाजित होगा, या 3 से विभाजित भी हो सकता है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में भी 5 आता है ना, 3 5 15। तो देख लेते हैं, 5 2 7 8 15 और 3 18, 18 तो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से विभाजित करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 8, 3 7 21 और 3 5 15, ये विभाजित हो गया। और उसके बाद से 5 7 12 2 14 1 15, फिर 3 से विभाजित होगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब ये 5 2 7 4 11, 11 तो 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 5 से विभाजित करेंगे, 5 8 40 और 5 25, फिर 5 से ये 17, और फिर इसको 17 से एक बार कर देते हैं, यहाँ पर 1 चला आएगा। अब हम लोग इसको चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 8 2 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 17 गुने 1 भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, आंसर तो उतना ही होगा। या आप चाहें तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने केवल 17, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5005 को हम 5005 का क्या करेंगे, गुणनखंड करके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5005 जो है, ठीक है, 5005, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा चौथा है, ठीक है ना, 5005 का। तो 5005 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 5005 को गुणनखंड करने के लिए तो इसको तो हमने 5 से ही विभाजित करना होगा, 5 0 0 1 ना, फिर इसको हम लोग किस चीज़ से विभाजित करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये कौन से संख्या से विभाजित हो रहा है। तो 2 है तो 5 से तो विभाजित होगा ही नहीं, 6 से तो नहीं होगा ना, 7 से देख लेते हैं कि ये 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7 से भाग करके देख लेते हैं, 7 एकम 7 ना, 3 ऊपर से 0, 7 चौका 28, और यहाँ पर 2 1, 7 तिरका 21 हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 7 143, 4 3 7 1 8। अब यहाँ पर 11 से ये विभाजित हो जाएगा,
11 एकम 11 3 11 3 33 और यहाँ पर 13 और 1। इसको लिखेंगे किस तरह से 5 0 0 5 बराबर 5 गुने 1 7 ना 7 गुने 11 गुने 13 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन था इसमें एक और क्वेश्चन था 7 4 2 9 7 4 2 9 ये 5 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ 7 4 2 9 का हम लोग गुणनखंड किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से ही केवल हम इसको भाग दे सकते हैं। तो इसको ये आप इसको जब अभाज्य संख्या ढूंढिएगा तो यहाँ 9 है तो 7 4 11 2 13 या 9 ये तो होगा नहीं। ठीक है ना, 9 से 3 से 4 से 5 से विभाजित नहीं होगा, 6 से सम संख्या तो है नहीं, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, सम संख्या नहीं है यहाँ, 9 से नहीं हो रहा है, 10 से भी नहीं होगा, 11 से देख लेते हैं। 11 से अल्टरनेट करके देखना होता है, जैसे कि यहाँ पर है ना 7 4 2 9 तो ये दोनों को जोग और ये दोनों का जोग तो 9 4 13 हो गया और 7 2 9 हो गया। दोनों का जोग या तो बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, अन्यथा 11 का अंतर होना चाहिए था। जैसे कि यहाँ 121 है या 13 31 है तो 3 1 4 और 3 1 4 हुआ ना, दोनों का अंतर एक अल्टरनेट करके, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। लेकिन ये 11 से भी विभाज्य नहीं है, 12 13 यह सीधे आपका 17 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, तो 17 से आप इसको विभाज्य कीजिएगा तो यह आएगा 437, भाग करके देखिएगा। ठीक है, और ये उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर 19 से विभाज्य होगा और यहाँ पर इसका आएगा ये 23। फिर इसको 23 से अब यदि भाग करते हैं तो यहाँ पर 1 आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 21, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का जितने भी उसमें क्वेश्चन दिए थे सारे क्वेश्चन को देख लिए। अब हम लोग इसके जो दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। दरअसल ये सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा, ये सूत्र है और इसको आपको याद रखना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल लसा गुने मौसा के बराबर होता है। ये जो आपका आंसर है ना, इसको आपको याद रखना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मौसा, और इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91, 510 और 92, 3 में दिया गया है 336 और 54। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, तीनों का हम लोग लसा और मौसा निकाल के और संख्याओं को गुना करके देखेंगे कि ये बराबर हो रहे हैं कि नहीं। बराबर होंगे तो ये प्रमाणित हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर जो क्वेश्चन है 26 और 91, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना करके प्रमाणित करेंगे। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है 26 और 91, इसको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 26 का और 91 का। तो 26 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 का 2 से 13 और 13 तो अभाज्य संख्या है तो 13 और 1। उसके बाद से 91 का गुणनखंड करेंगे तो ये तो 7 से ही कटेगा, 13 बार 13 से 91 होता है और 13 यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1 चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लिख सकते हैं। 91 बराबर 7 गुने 13 गुने चाहे तो 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर HCF बराबर क्या होता है, अब देखिए
HCF बराबर जो दोनों संख्या के गुणनखंड में मौजूद संख्या हो। अब कहता क्या है कि एचसीएफ यानी कि मॉस जो गुणनखंड दोनों गुणनखंडों में मौजूद हो। तो यहाँ पर ऊपर वाले में क्या मौजूद है, 13 मौजूद है, और नीचे में यहाँ पर भी 13 मौजूद है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, मॉस यानी कि एचसीएफ आप यहाँ पर लिखिएगा 26 और 91 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 13 तथा एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम बराबर, अब एलसीएम में 13 तो पहले आप लिख दिए हैं, और 13 को छोड़ के बाकी सारे जो संख्याएं हैं आप इसमें लिख सकते हैं। 13 गुने 2 गुने 7, और एक का कोई मतलब नहीं है, एक में एक से भी गुना कीजिएगा इन संख्याओं में तो उतना ही होगा। तो ये आप लिख सकते हैं बराबर कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 और 26 गुने 7 करके देख लीजिए, 6 7 42 और 7 दूना 14 4 18 182, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 182। अब जो फॉर्मूला जो दिया गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, दोनों संख्याओं ना दोनों संख्या का गुणनफल, ये ना गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये ना दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। आपको इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे किस तरह से, तो जो दोनों संख्याएं दिए गए हैं 26 गुने 91 बराबर 13 गुने 82, 182, इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब गुना कीजिएगा दोनों साइड में, इसे भी ये दोनों को और ये दोनों को, तो 13 दूना 26, तो ये जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 2366 आएगा, और इन दोनों को भी गुना कीजिएगा तो ये भी आ जाएंगे आपका 2366, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं प्रमाणित, अन्यथा आप एक लाइन और लिखेगा एलसीएम गुने एचसीएफ। यहाँ पर चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि लॉस एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पर लिखिएगा प्रमाणित, ठीक है। तो हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन देखा अभी, इसके अब एक और क्वेश्चन यहाँ बाकी है, इसको देखेंगे कि 510 और 192 जो संख्या है, ठीक है ना, इसको प्रमाणित करके देखेंगे। अब यहाँ 510 और 192 को का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे और उसको प्रमाणित करेंगे। तो 510 का गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। ये 2 से विभाज्य होगा और 2 से इसको विभाज्य करिएगा तो ये 255 होगा। 255 को फिर हम 3 से विभाज्य करेंगे, 5 5 10 2 12, 3 से ये विभाज्य हो जाएगा। तो 3 से विभाज्य होगा तो 3 8 24 से 85 आएगा,
और ये फिर से 5 से विभाजित होगा, 17 पचे 50 ही आएगा। और ये 17 तो अभाज्य संख्या है तो यहाँ पर 1 चलाएगा। उसके बाद 192 को हम लोग इसको विभाजित करेंगे, ये तो सम संख्या है तो 2 से विभाज्य हो जाएगा, 2 9 18 और 2 6 12। फिर 2 से विभाज्य होगा, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, 2 दूना 4 और 2 चौका 8। फिर 2 से विभाज्य होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है। और फिर ये विभाज्य होगा, ये हो जाएगा 6। फिर ये 2 से विभाज्य होगा, ये 3। और सॉरी, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन जो बुक में दिया गया है ना, बुक में यहाँ 192 नहीं, यहाँ पर केवल 92 है, ठीक है ना, ये केवल 92 है। तो आपको क्या करने चाहिए, केवल 92 का ही गुणनखंड निकालने चाहिए, ठीक है। तो हम 92 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 92 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। अब ये फिर 2 से हम लोग कटाएंगे तो ये 23 हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग, ये तो 23 तो अभाज्य संख्या है तो 23 से यहाँ पर कटा देंगे। अब केवल हम इसको छोड़ के, ठीक है ना, इसको छोड़ के और हम इन दोनों को देखेंगे। तो यहाँ पर 510 लिखेंगे। 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। और दूसरा संख्या क्या है इसमें, 92 बराबर 2 गुने 23, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लिखते हैं, एचसीएफ लिखते हैं ना पहले, एचसीएफ बराबर हो जाएगा कितना, दोनों में कौन कौन कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है और इसमें ये कॉमन है तो 2, उसके बाद से दूसरा कोई नहीं कॉमन है। और एलसीएम लिखें तो एलसीएम में तो 2 पहले से ही है, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ इसमें 3 लिखेंगे, 2 गुने एक और 2 है तो 2 लिख देते हैं। उसके बाद से इस 3 को लिखते हैं, उसके बाद 3 के बाद 5 लिखते हैं, गुने 17 और गुने 23, मतलब इसमें से कोई छूटना नहीं चाहिए। अब इन दोनों संख्याओं को आप गुना कीजिएगा, तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, इतना आपका हो जाएगा, गुना करके चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कहता क्या है प्रश्न से, लसा यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ ना, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या या दोनों संख्याओं का गुणनफल, कोई भी बात एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को गुना करके देखेंगे कि यहाँ पर 23,460 बराबर 510 गुने 92 आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप इसको गुना करके देखिएगा, जब दोनों को गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएंगे कि 23,460 बराबर 23,460 ही इधर आएंगे, ठीक है। या 510 गुने 92 आप इसको करके चेक कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी आपके हो जाएंगे प्रमाणित। आप इसको लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसको देखा, और इसमें एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर यहाँ पर 336 और 54, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करना होगा, 336 का गुणनखंड निकालना होगा। यह सम संख्या है, यह सम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगा, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16। फिर यह सम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगा, 2 अट्ठे 16,
यहाँ पर फिर सम संख्या है तो 2 से 2 चौका 8 42, फिर सम संख्या है तो यहाँ पर 2 से 21, 21 तो सम संख्या नहीं विषम है, तो 3 से ये विभाजित हो जाती है और यहाँ पर 7 1 हो जाता है। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर 54, तो 54 को भी हम क्या करेंगे, 54 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 2 ये सम संख्या है ना, तो यहाँ पर 27 दूना 54 होता है। फिर ये आपका 27 3 से विभाजित होता है 9, और 9 भी 3 से यहाँ पर विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 336 बराबर 2 2 2, कितने बार आया, 2 का पावर 4 बार आप लिख सकते हैं, गुने 3 गुने 7 लिख सकते हैं। ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 2 का पावर 4 होता है। ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, आप चाहे तो ऐसे लिखें या चाहे तो ऐसे लिखें, जैसे जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हैं। अगला है 54, 54 बराबर 2 गुने 3 के पावर 3, इन है 1 2 3। तो इसका हम लोग एलसीएम एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ में तो इसमें देखा जाता है कि सबसे मतलब ज़्यादा कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या दोनों में मैच हो रही है, तो उसका न्यूनतम पावर लिखते हैं। तो दो दोनों में मैच हो रही है तो यहाँ पर केवल 2 ही होगा, और 3 केवल मैच हो रही है तो 2 गुने 3, या आप चाहें तो यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। एलसीएम की बात करें तो इस 3 को और इसमें से एक 3 को कम कर देना है, ठीक है ना, या आप केवल बड़े वाले को ही लिख सकते हैं। तो 2 के पावर इसमें 2 के पावर 4 और गुने 3 के पावर 3 गुने 7, या आप लिखते पहले जो हम लोग लिखे हुए थे, तो एलसीएम के लिए क्या लिखते, एलसीएम बराबर 2 कितने बार, इसमें से एक बार तो लिख दिए रहते, तो यहाँ पर 2 पहले लिख देते, तो 2 गुने 2 गुने 2 3 बार लिखते, और 3 एक पहले लिख दिए रहते, तो इसको हम क्या करते, 3 को 2 बार लिखते और फिर 7 लिखते, बात एक ही होती। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर उसको पहले ही लिख लिए हुए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, लौसा गुने मौसा। अब यहाँ पर एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखेंगे, यानी कि 6 गुने इन सभी संख्याओं को गुना कीजिएगा। ठीक है ना, तो आपका 3024 चला आएगा, इतना आएगा। तो 3024 बराबर 336 गुने 54, ये भी आपका, इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 18,144, इधर भी 18,144 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, प्रमाणित, और यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाने वाले हैं। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित संख्याएं जो दिए गए हैं उसका एचसीएफ और उसका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। इसमें संख्या दिया गया है 12, 15 और 21, दूसरा में दिया गया है 13, 17, 23 और 29, और तीसरे क्वेश्चन में 8, 9 और 25 को दिया गया है। तो चलिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 25, तो हम लोग सबसे पहले इस पहले क्वेश्चन को इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है ना, जिसमें 12, 15 और 25 को दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 12 का गुणनखंड करेंगे, 12 का गुणनखंड निकालेंगे। 12 का गुणनखंड ये तो 2 से विभाजित होगा 6, और फिर 2 से विभाजित होगा 3, और यहाँ पर 3 1 हो जाएगा। दूसरा है 15, 15 भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा 5, और ये 5 से विभाजित होगा 1। 25, 25 आपका किससे विभाजित होगा, 25 5 से विभाजित होगा, और फिर ये 5 से विभाजित होगा, यहाँ पर 1
हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 और 15 बराबर 3 गुने 5 और उसके बाद 5 बराबर 25 बराबर 5 गुने 5। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसका एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम, और इसका एचसीएफ लिखते हैं। पहले इसका एचसीएफ लिखते हैं। तो एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कोई कॉमन नहीं था तो एक यहाँ पर सब में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक सबको सब में लिख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम तो सारे हो जाएंगे। तो एलसीएम 2 गुने 2 जो अधिकतम हो, अधिकतम 2 बार 2 आया है। ठीक है ना, और 3 अधिकतम 1 बार आया है। 5 अधिकतम कितनी बार, 2 बार आया है। तो ये हो जाएगा। अब हम इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 3 30 और दूना 60 और 25 कितना 120। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको गुना कीजिएगा 120 आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम लोग का 25 नहीं, यहाँ पर 21 था। तो यदि 21 होता तो क्या करते, 21 होता तो यहाँ पर 25 की जगह हम लोग 21 का गुणनखंड लिखते। ठीक है ना, 25 की जगह पर हम लोग 21 का गुणनखंड निकालते और यहाँ पर लिखते 3 और 7 इसके गुणनखंड हो जाते। ठीक है ना, तो 3 और 7 इसके गुणनखंड हो जाते। तो हम लोग सबसे पहले 12 का गुणनखंड लिखते। 12 का कितना 2 गुने 2 गुने 3 और उसके बाद से 21 का, अब 15 का लिखते। 15 का यहाँ पर हो जाता 3 गुने 5 और 21 का हो जाता 3 गुने 7। तो यदि हम इसको लिखते तो इसका एलसीएम क्या हो जाता, इसका एचसीएफ हो जाता, इसका एचसीएफ हो जाता 3। तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है 3। और एलसीएम हो जाता, एलसीएम कितना हो जाता है ये तीनों का, तो क्योंकि 3 तो पहले से ही आ गया है और यहाँ पर 4, 2 दूना 4 और फिर यहाँ पर 5 और फिर यहाँ 7। ठीक है, तो इसको यदि हम गुना कर लेते हैं तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये चला आएगा 420 और यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ आप लोगों को नहीं करना है, क्वेश्चन ठीक से देखना है और उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 17, 23 और 29 इसका गुणनखंड निकालना है और गुणनखंड निकाल करके तो इसको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो 17 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये तो अभाज्य संख्या है, 17 1 हो जाएगा। 23 का गुणनखंड निकालिएगा तो 23 भी क्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो 23 गुने 1 हो जाएगा। और 29 का भी उसी तरह से होगा, 29 1। तो अभाज्य संख्या है, तो इसका यदि हम निकालते हैं कि 17 बराबर 17 गुने 1, 23 बराबर 23 गुने 1 और ये 29 बराबर 29 गुने 1 हो जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का यदि हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि सब में 1 ही कॉमन है, और एलसीएम बराबर हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। और इन सभी संख्याओं को आप यदि गुना करते हैं तो 11 33 9 इतना आंसर आएगा और यही आंसर इसका होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले और लास्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 3 हम लोग बनाते हैं। इसमें दिया है 8 9 और 25, ये तीनों संख्याओं का आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 8 ये आपका 2 का क्यूब होता है, 2 4 2 और 2, फिर यहाँ 2 और 1 लिख सकते हैं। 9 है तो 9 को हम लोग 3
3 9 और यहाँ 3 1 लिखेंगे। 25 है तो 25 को भी हम लोग 5 से विभाजित करेंगे, 50 25 होता है और यहाँ 5 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, फिर 9 बराबर लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1 भी अब चाहे तो इसमें लिख सकते हैं। 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 1। अब इन तीनों संख्याओं का यदि आप लॉसर लिखते हैं, ठीक है, HCF लिखते हैं। HCF बराबर तो तीनों में केवल कॉमन 1 है तथा LCM बराबर 8 गुने 9 गुने 25 हो जाएगा। और इनका गुणनफल कीजिएगा, इन तीनों संख्याओं का गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 25 चौका 100 दूना 200 और 9 दूना हो जाएगा 1800। ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस प्रश्नावली के 1.2 के पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को देखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें HCF निकालना है। 306 और 657 का 9 दिया गया है। LCM इसका ज्ञात करना है। तो इसमें एक जो फॉर्मूला है, लॉसर गुने मौसर बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या दोनों संख्याओं का गुणनफल भागा मौसर बराबर लॉसर होता है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। इसमें लॉसर बराबर होता है LCM बराबर एक फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा LCM निकाले हैं तो HCF हो जाएगा, और HCF निकालते तो यहाँ LCM हो जाता। ठीक है, तो बराबर में दोनों संख्या कितने दिए गए हैं, 306 और गुने 657, और इसका कितना दिया गया है, HCF दिया गया है 9। तो इसको कटा लेते हैं 9 से। 9 तिरका 27 और 3 30, 9 चौका 36। अब 36 को 657 से गुना कीजिएगा, 34 को 957 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 22,338, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बुक में भी दिया गया है वही क्वेश्चन, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, यही ना। तो इसको आपको क्या करना है, जांच करने हैं। तो जांच करने के लिए एक नियम है, जैसे कि मैंने अपने विभाज्यता के नियम आपको बताया है ना, रूल या नियम। यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहिए, 0 पर समाप्त होती है तो कम से कम एक बार 2 गुने 5, 2 को 5 से गुना होना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो वो संख्या 0 से समाप्त हो सकती है।
अतः 6 दिया गया है ना, 6 के पावर n, तो 6 का गुणनखंड बराबर 2 गुने 3 गुने 1 होगा, यही ना होगा। तो चूंकि 6 का गुणनखंड में 6 के गुणनखंड में 2 गुने 5 का रूप नहीं है, अतः यहाँ केवल क्या है, 2 गुने 5 का ही गुणनखंड है, गुणनफल है। अब 2 गुने 5 में आप कितना भी गुना कीजिएगा तो यह कभी भी किस पर समाप्त नहीं होगा, यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना। आप यहाँ पर आंसर लिख के दे दीजिएगा, एकदम आपके अच्छे और फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि कोई संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है, या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपको भाज्य संख्या का परिभाषा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्या की परिभाषा जानेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले भाज्य संख्या के बारे में लिखिएगा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या कैसे कहते हैं कि किसी संख्या का कम से कम 2 गुणनखंड हो, किसी भी संख्या का, ठीक है ना, कोई भी संख्या हो, किसी संख्या का कम से कम 2 से अधिक, 2 तो हो ही जाएगा, 1 गुने 2 कर दीजिएगा, कम से कम 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना। तो हम लोग भाज्य संख्या का परिभाषा जान गए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि इसमें सिद्ध करना है कि ये संख्याएं भाज्य है या नहीं है। तो हम लोग को इसको 2 से ज़्यादा गुणनखंड इसका सिद्ध करके दिखा देना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पहले टर्म को देखते हैं, जिसमें जैसे अब इसमें हल में हम लोग चलते हैं, जैसे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से 13 को कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले इसी समय बराबर 13 कॉमन ले लेते हैं, और इसमें हो जाएगा 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि मैंने इसको किस तरह से लिखा है। 13 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1, यही ना लिखा है। तो चलिए गुना करके देख लेते हैं। 7 गुने
13 13 गुने, तो इसको गुना कीजिएगा तो इसी फॉर्म में आपका चला आएगा। ठीक है, तो उतना समय आप लोगों को नहीं गंवाने हैं, आपको इसी तरह से करने हैं, या आप इसको गुना करके ही लिख लीजिएगा। 13 11 सत्ते 77 में 13 से गुना कर लीजिएगा। ठीक है ना, 7 3 का 21, हाथ में 2, और 7 3 का 21 2 23, और यहाँ पर 77, 1 7 3 10, 7 2 9 1 10, और फिर इसमें 13 जोड़ लीजिएगा। यह 13 आप जोड़ लीजिएगा, कितना आ रहा है 4 4 0 1, 10 44 आ रहा है ना, तो 4 यहाँ पर 10 14 आ रहा है, तो इसको भी गुना करने के बाद उतना ही आना चाहिए। ठीक है ना, 11 7 77 और 1 78 में 13 से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग को मुख्य रूप से क्या देखने हैं, हम लोग को देखने यही है कि 11 7 77 और 1 78, 13 गुने 78, और गुने यहाँ पर 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो गई, अतः यह क्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। कारण क्या है कि इसके 2 से ज़्यादा क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हम लोग जो इसका दूसरा टर्म दिया गया है, दूसरा जो टर्म दिया गया है, जिसमें 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 लिखा गया है, इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को ये सिद्ध करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें गुना भी कर सकते हैं कि या इसको 7 छक 42, अब चाहे तो इसे गुना भी कर सकते हैं, 7 छक 42, 5 का 20 3 60 दूना 120, और प्लस 5, तो इस सबको जोड़ लेते हैं 42 को, और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो इसको हो जाएगा इतना, और प्लस 5, इसका गुणनखंड निकालिए, इसको जोड़िएगा तो 50 45 हो जाएगा। अब 50 45 को आप इसको तोड़ के लिखिएगा, 5 से भाग कर देते हैं ना इसमें, तो 5 से भाग कर देंगे तो कितना होगा ये हो जाएगा 1, 5 एकम 5 0, 9 गुने 5 गुने 1, अतः इसको भी हम क्या पाते हैं, अतः 1009 गुने 5 गुने 1 भाज्य संख्या होगी ना, क्योंकि इसके क्या हो गए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, तो यह संख्या भी आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। अब इसका अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये खेल का मैदान हो गया और इसके चारों ओर ये रास्ता हो गया, वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक है, और पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12। इसमें सोनिया कितने, सोनिया लगाती है 18 मिनट, और 18 मिनट इसको चक्कर लगाने में, और उसके पीछे एक और है रवि लगाता है 12 मिनट। अब ये दोनों चक्कर लगाएंगे जब, तो ये धीरे धीरे दौड़ती है, ये तेज दौड़ता है, रवि तेज दौड़ता है, तो दोनों एक साथ कब चक्कर लगाएंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः स्थान पर मिलेंगे। तो हमें क्या करने होंगे, इन दोनों संख्याओं का लॉसा निकालना होगा। ठीक है, तो 18 का गुणनखंड करेंगे, 3 और फिर 3 यहाँ पर 1, और उसके बाद 12 का 2 6 2 3। अब यहाँ 18 जो है आपका 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 है, और 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 है। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है,
इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए। तो दो दोनों में है, तो चलिए एक बार 2 कॉमन है, उसके बाद से एक बार 3 कॉमन है, एक बार 3 कॉमन है, ठीक है ना। 2 गुने 3 और एक बार और 3 है, इसमें 3 जो कॉमन नहीं है, इसमें एक बार और 2 है जो कॉमन नहीं है। इसको गुना करते, 3 दूना 6, 3 का 18 दूना 36 मिनट। 36 मिनट में वे दोनों एक बार मिल जाएंगे और यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जा कर के अगले वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।